Dear students, Assalamu alaikum and welcome. Dear students, hope you are fine. Very good. Well, our today's topic is the Marathas. It is about the Marathas. Dear students, the Maratha kingdom was another powerful regional kingdom to arise out of a sustained opposition to the Mughal rule. The Maratha kingdom was another powerful regional kingdom like that of the Sikhs. It was also a powerful regional kingdom to arise out of a sustained opposition to the Mughal rule. Shivaji 1627 to 1680 carved out a stable kingdom with the support of powerful warrior families of देशमुख्स. मराठों के एक सरदार शिवाजी ने, जो कि 1627 से 1680 तक रहे हैं, उन्होंने एक पायदार एक किंगडम बनाई. उनकी एक जंगजू फैमिलीज जो थी, बहुत ताकतवर और लड़ने वाली फैमिलीज जो थी देशमुख, उनकी मदद से शिवाजी ने एक स्टेबल किंगडम बनाई. ग्रुप्स ऑफ हाईली मोबाइल peasant pastoralists or कुनबीज provided the backbone of the Maratha army. ये जो मराठा आर्मी थी, इसकी बैकबोन थी ये जो पीजेंट्स थे, उनको कुनबीज कहा जाता था. वो उन्होंने इसको ज़बरदस्त सपोर्ट किया और वो इनकी आर्मी की बैकबोन या रीढ़ की हड्डी थी. यानी उनके सपोर्ट पर ये जो मराठा आर्मी थी वो इनके सपोर्ट पर चलती थी. Shivaji used these forces to challenge the Mughals in the peninsula. After Shivaji's death, effective power in the Maratha state was wielded by a family of Chitpavan Brahmanas who served Shivaji's successors as Peshwa or principal minister. तो शिवाजी की डेथ के बाद ये जो पावर था, ये मराठा स्टेट का पावर, ये एक फैमिली के पास चला गया. उनको कहते थे चिटपवन ब्राह्मणस. ये जो चिटपवन ब्राह्मणस थे, उन्होंने अपने आप को शिवाजी के सक्सेसर करार दिया और अपने आप को पेशवा का लक़ब दिया. पेशवा मीन्स प्रिंसिपल मिनिस्टर. तो उन्होंने शिवाजी के बाद इस मराठा गवर्नमेंट की कमान संभाली. पूना बिकेम द कैपिटल ऑफ द मराठा किंगडम. तो उन्होंने अपना कैपिटल जो बनाया वो इन्होंने पूना को बनाया. सो पूना वाज द कैपिटल ऑफ द मराठा किंगडम. Dear students, under the Peshwas, the Marathas developed a very successful military organization. Their success lay in bypassing the fortified areas of the Mughals by raiding cities and by engaging Mughal armies in areas where their supply lines and reinforcements could be easily disturbed. So these Peshwas, their success lay in bypassing the fortified areas of the Mughals. जो मुगलों के फोर्टिफाइड एरियाज थे, जो इनके किले थे, उनको बाईपास करके उन्होंने उन इलाकों और सिटीज़ को उन पे रेड की, उन सिटीज़ पे और उन इलाकों पे उन्होंने रेड किया, हमला किया, जहाँ पे जो मुग़ल आर्मीज़ थी उनकी सप्लाई लाइन्स और उनका रीइंफोर्समेंट जो आसानी से डिस्टर्ब किया जा सकता था, उसको काटा जा सकता था, ऐसे इलाकों पर इन्होंने हमला किया और रेड की और इस तरह से इन्होंने मुग़लों को डिस्टर्ब किया और उनको कमज़ोर किया और
उन पे ये अपने हमले जारी रख के उनको घुटनों पे लाया। Between 1720 and 1761, the Maratha Empire expanded. It gradually chipped away at the authority of the Mughal Empire. So 1720 से 1761 ईस्वी तक के जो ज़माना जो है, इस ज़माने में मराठा एम्पायर जो है वो एक्सपेंड हो गई और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता से मुग़लों से जो अथॉरिटी थी उसको, मुग़लों की अथॉरिटी को ख़त्म किया और उनसे अलहदा हो गए। और मालवा और गुजरात जो है दैट वाज सीज्ड फ्रॉम द मुगल्स बाय द 1720s। 1720s तक इन्होंने मालवा और गुजरात मुग़लों से छीन लिया था। By the 1730s, the Maratha king was recognized as the overlord of the entire Deccan Peninsula. He possessed the right to levy Chavath and Sardeshmukhi in the entire region. So 1730 तक मराठा किंग जो था उसको ओवरलॉर्ड माना गया दक्कन का, यानी दक्कन का महाराजा उसको मानते थे। और उसने वहाँ पे वो हुकूक हासिल कर लिए कि वो वहाँ से लेवी या चवथ वहाँ से लोगों से वसूल कर सकता था और सुरदेशमुखी उस सारे हिस्से से वसूल कर सकता था, यानी वो जो कि वहाँ पे जितने भी टैक्सेस थे वो वही वसूल करते थे वहाँ से। आफ्टर रेडिंग दिल्ली in 1737, the frontiers of Maratha dominion expanded rapidly into Rajasthan and the Punjab in the north, into Bengal and Orissa in the east, and into Karnataka and Tamil and Telugu countries in the south. These were not formally included in the Maratha Empire, but were made to pay tribute as a way of accepting Maratha sovereignty. So dear students, 1737 तक मराठों ने दिल्ली पे भी रेड किया और जो दिल्ली के फ्रंटियर्स तक उन्होंने वहाँ तक उन्होंने हमले किए और उन्होंने अपनी अमलदारी को एक्सपेंड किया तेज़ी से। और राजस्थान का इलाका, पंजाब का इलाका जो नॉर्थ में था वहाँ तक पर उन्होंने अपनी कुव्वत वहाँ तक बढ़ाई और बंगाल और उड़ीसा तक वो मशरिक़ की तरफ चले गए और कर्नाटका और तमिलनाडु और तेलुगु कंट्रीज़ तक वो साउथ में चले गए। तो ये सारा इलाका जो था ये फॉर्मली उन्होंने इंक्लूड किया अपनी एम्पायर में और वहाँ से जो ट्रिब्यूट्स वगैरह थे वो भी मराठों ने एक्सेप्ट किए और वहाँ पे अपनी इस सारे इलाके में अपनी सॉवरेंटी का ऐलान कर दिया। एक्सपेंशन ब्रॉट enormous resources, but it came at a price. These military campaigns also made other rulers hostile towards the Marathas. तो इस तरह से दो इसके पहलू थे। एक तो जो इनका एक्सपेंशन हो गया मराठा किंगडम का, उससे इनके रिसोर्सेज जो थे उनमें ज़बरदस्त इजाफा हो गया। बट एट द सेम टाइम इनकी जो मिलिट्री कैंपेन्स थी उसकी वजह से जो बाकी रूलर्स थे वो उनके होस्टाइल और उनके दुश्मन बन गए, वो मराठों के दुश्मन बन गए। एज अ रिजल्ट दे वर नॉट इनक्लाइंड टू सपोर्ट द मराठास ड्यूरिंग द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761। सो इसके नतीजे में जो 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई है, उस लड़ाई में बाकी राजाओं ने इसी वजह से मराठों का साथ नहीं दिया। Alongside endless military campaigns, the Marathas developed an effective administrative system as well. Once conquest had been completed and Maratha rule was secure, revenue demands were gradually introduced, taking local conditions into account. Agriculture was encouraged and trade revived. This allowed Maratha chiefs or Sardars like Scindia of Gwalior, Gaikwad of Baroda,
and Bhonsle of Nagpur the resources to raise powerful armies. तो इस तरह से जब इनकी इनकम बढ़ गई और इनके जो ये मराठा चीफ्स थे, उनको सरदार कहते थे ये लोग, तो इनका जो इन सरदारों में जो इम्पोर्टेंट सरदार थे वो ग्वालियर के सिंधिया थे और बड़ौदा के गायकवाड़ थे और नागपुर के भोंसले थे। ये सब मराठा सरदार जो थे ये इन्होंने पावरफुल आर्मीज बनाई। Maratha campaigns into Malwa in the 1720s did not challenge the growth and prosperity of the cities in the region. Ujjain expanded under Sindhia's patronage and Indore under Holkar's. By all accounts, these cities were large and prosperous and functioned as important commercial and cultural centers. New trade routes emerged within the areas controlled by the Marathas. The silk produced in the Chanderi region now found a new outlet in Pune. The Maratha capital, Burhanpur, which had earlier participated in the trade between Agra and Surat, now expanded its hinterland to include Pune and Nagpur in the south and Lucknow and Allahabad in the east. So dear students, this was the expansion and administration of the Maratha kingdom. So with this I conclude it here today. Thank you very much. Goodbye and take care.